सैम कालिनी को मटके में से छुड़ाता है और अगले दिन प्रियंका के घर जाकर उसके माता पिता से मिलता है। मैं प्रियंका से बहुत प्यार करता था और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। पता नहीं ये सब कैसे हुआ, कोई ऐसा कैसे कर सकता था। बेटा, प्रियंका ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। बेटा, प्रियंका अब इस दुनिया में नहीं रही। जैसे तुम उसके बिना जिया करते थे उसी तरह से वापस जीना शुरू कर दो, क्योंकि प्रियंका अब कभी वापस नहीं आएगी और जो उसके साथ हुआ वो कभी किसी और के साथ नहीं होगा। क्या आपको पता है कि ये सब किसने किया? हाँ बेटा, उसे किसी इंसान ने नहीं मारा था, बल्कि एक नरभक्षी चुड़ैल ने मारा था। हमने उसे कुछ दिन पहले ही कैद कर दिया है। अब वो किसी और के साथ ऐसा नहीं कर पाएगी और जो इंसान उसके साथ था वो भी उसके बिना कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि कुछ ऐसा भी मुमकिन है। माँ जी, प्रियंका तो बहुत अच्छी लड़की थी, उस चुड़ैल को कैद करके सही किया। सैम मन ही मन हंसे जा रहा था और उसने प्रियंका के माता पिता से कहा, प्रियंका को एक जगह जो ड्रैगन कैफे के बाजू में नदी है ना, उसके किनारे मेरे साथ जाना था, मगर अब वो नहीं रही। तो क्या आप मेरे साथ उस नदी की ओर चलेंगे? जी जरूर बेटा। हाँ, शायद उस जगह जाकर हमारा मन थोड़ा हल्का हो जाए। प्रियंका के माता पिता सैम के साथ उस नदी के किनारे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अगले दिन, चलिए गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आज आप लोगों को उस नदी किनारे शॉर्टकट से ले जाऊंगा। बेटा, लेकिन मैंने तो कभी भी ऐसे किसी शॉर्टकट के बारे में नहीं सुना। वो क्योंकि आप लोगों ने कभी दूसरे रास्ते से जाने के बारे में सोचा ही नहीं। सैम उन्हें खंडहरों वाले रास्ते से ले जाता है और जब वो अचानक रुकता है तब प्रियंका के माता पिता उससे कई सवाल पूछने लगते हैं। बेटा, तुमने ये गाड़ी सुनसान रास्ते पर क्यों रोकी है? पता नहीं ये गाड़ी अचानक से रुक क्यों गई। क्या आप लोग थोड़ा बाहर निकल सकते हैं? हाँ बेटा, अभी निकलते हैं, मगर जल्दी करो, इस रास्ते पर हमें ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। प्रियंका के माता पिता दोनों ही गाड़ी से बाहर निकलते हैं और सैम उनसे कहता है, आप लोग किसी चुड़ैल के बारे में बात कर रहे थे ना, जिसने प्रियंका को मौत के घाट उतारा था और कहा था कि उसके साथ कोई इंसान भी रहता है। हाँ बेटा, मगर तुम ये बात अभी इस वक्त क्यों कर रहे हो? हाँ, हमने तो कब का उस चुड़ैल को कैद कर दिया है। ओ, ऐसा है क्या? सैम एक बड़ी सांस लेता है और आवाज लगाता है, हाँ, कालिनी। तो कैसे हो आप दोनों? तुम बाहर कैसे? तुम्हें तो हमने कैद कर दिया था ना? तो बेटा, वो तुम थे जो इस चुड़ैल के साथ रहता है, मगर तुम किसी इंसान के साथ ऐसी हैवानियत कैसे कर सकते हो? ये तो एक चुड़ैल है, मगर तुम तो एक इंसान हो ना। हाँ, वो तो मैं हूँ ही, जिसने इस शहर के काफी बच्चों की बलि कालिनी को चढ़ाई। पता है क्यों? इसका जवाब वैसे बहुत आसान है, क्योंकि मैं बोर हो रहा था। इनसे ज्यादा बातें मत करो सैम, ये लोग मुझे पहले एक बार कैद कर चुके हैं। ठीक है, खा लो, मगर आप दोनों मरने से पहले ये बात जान लीजिए, प्रियंका की चीखें मेरे कानों में किसी मधुर संगीत की तरह सुनाई दे रही थी। और पता है, मरते वक्त वो बहुत तड़पी भी थी। और हाँ, उसे देखकर ऐसे मुझे बड़ा मजा आया था। तुम इंसान नहीं हैवान हो, एक बच्ची को माँ से छीन लिया तुमने। तुम कभी सुखी नहीं रहोगे, ये चुड़ैल ही तुम्हारा दर्द बनेगी, जिसकी मदद से तुम इतने सारे लोगों का बुरा कर रहे हो। तुम्हें नर्क में उबलते पानी में उबाला जाएगा। कालिनी, इनकी ना उंगलियां ना सर छोड़ना, इनका अस्तित्व ही गायब कर दो। नेकी और पूछ पूछ। नहीं नहीं नहीं। कालिनी प्रियंका के माता पिता दोनों को ही मार देती है और उनकी उंगली और सर दोनों ही खा लेती है।
इसके बाद अब दोनों अपने अगले शिकार को मारने की तैयारी करते हैं। जब तक वो संत जिंदा है मैं कभी भी पकड़ी जा सकती हूँ। तुम इसकी चिंता मत करो, मेरे पास मस्त प्लान है। चलो घर जाकर मैं सो जाता हूँ, कल मैं डेट पर जा रहा हूँ। मतलब नया खाना? नहीं, मैं इसे तुम्हें नहीं खिला सकता हूँ। रितु मेरी बहुत अच्छी बचपन की दोस्त है जो अपना घर छोड़कर दूर रहने चली गई थी। अब वो शहर में वापस रहने आई है। अपनी नजर उससे दूर रखना कालिनी। जैसा तुम कहो सैम, बस उस संत को रास्ते से हटाओ। तुम्हारा दुश्मन मेरा भी दुश्मन है कालिनी। अगले दिन सुबह उठकर सैम अपनी डेट पर जाने के लिए तैयार हो रहा था और न्यूज रिपोर्टर रिपोर्ट देते हुए, कल से प्रियंका के माता पिता का कोई पता नहीं चला है। कुछ दिनों पहले ही प्रियंका की भयानक तरीके से मौत की खबर आई थी और आज पुलिस को एक सुनसान रास्ते पर खून पड़ा हुआ मिला है जिसका डीएनए प्रियंका से मैच हो चुका है। अब ये मत कहना कि मुझे उसका खून भी पूरे तरीके से पीना होगा। मैंने कुछ कहा क्या? अच्छा छोड़ो, मैं जाता हूँ। मैं भी साथ में आऊंगी। नहीं, तुम साथ में मत आना, नहीं तो तुम उसे भी खाने को सोचोगी। तुम जाओ, मैं पीछे से आ जाऊंगी। सैम रितु के साथ फूड स्टफ रेस्टोरेंट में मिलता है और साथ में कालिनी भी आती है। जब सैम और रितु दोनों रेस्टोरेंट में बैठे थे, हम कई दिनों बाद मिले हैं सैम, तुम्हें फिर से मिलकर बहुत खुशी हुई। हाँ, मुझे भी रितु तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम्हें याद है मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही खेला करता था। हाँ, हम दोनों हमेशा घर घर खेला करते थे जिसमें हमेशा हम दोनों पति पत्नी का रोल निभाया करते थे। जैसे ही रितु ये कहती है, पीछे से कालिनी आ जाती है। ओह, तो तुम लोग बचपन में घर घर खेला करते थे। ये लड़की तो बड़ी स्वादिष्ट लग रही है। कालिनी को देखकर सैम एकदम शांत हो जाता है। क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा ख्यालों में खो गया था। मैं जरा वॉशरूम जाकर आया। सैम वॉशरूम जाता है और वहां पर कालिनी को भी बुलाता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। कालिनी। हाँ हाँ, ये तो बहुत खूबसूरत निकली और खूबसूरत लड़कियों को खाने का मजा ही कुछ और है। ऐसा सोचना भी मत कालिनी, उससे कुछ मत करना। तुम्हें मैं कुछ लोग और खाने को दूंगा। खैर छोड़ो, जाओ और कुछ लोगों को खा लो। आज रात हम जंगल में संत के पास जाएंगे। ठीक है। सैम और रितु की डेट खत्म होती है और सैम रितु से कहता है, आज का दिन बहुत अच्छा था मेरे लिए। मेरा भी आज का दिन बहुत अच्छा गया। सच में तुम बिल्कुल भी नहीं बदले सैम, तुम आज भी दिल के बहुत अच्छे हो। हम आगे फिर से मिलेंगे। अभी मैं चलता हूँ, ठीक है? बाय। बाय। रितु अपने घर चली जाती है और थोड़ी देर बाद कालिनी और सैम जंगल के बाहर मिलते हैं। इतनी देर कैसे हो गई? कब से खड़ा हूं मैं यहाँ पर। तुमने ही तो कहा था जाओ जाकर खाना खा लो, तो बहुत स्वादिष्ट खाना खाकर आई हूँ। अच्छा, ऐसा क्या खाया तुमने? खैर छोड़ो, जैसा कहा था वैसा ही करना। संत अपनी तपस्या में लगे हुए थे और कालिनी उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और संत अचानक से अपनी आंखें खोलते हैं। आओ कालिनी आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम्हारा इंसानी दोस्त कहीं दिख नहीं रहा है। तुम्हारी वजह से मैं एक बार कैद हो चुकी हूँ। तुम मेरे रास्ते का रोड़ा हो। आज जो है यही खत्म हो जाएगा संत। हाँ हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। जो भी है आज वो खत्म हो जाएगा। कालिनी संत पर हमला करने जाती है कि तभी संत अपने मटके में से एक चाकू निकालकर कालिनी पर वार करते हैं और वो चोटिल हो जाती है। ये कैसे मुमकिन है?
मुझे ये चोट कैसे लग सकती है? मैं तो राक्षसनी हूँ। ये खंजर लोगों की मृत्यु के राग से बनी है। ये तुम्हें इस दुनिया से मुक्त कर देगी कालिनी। आज तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। जैसे ही संत कालिनी को खंजर मारने वाले होते हैं कि तभी सैम पीछे से संत के पेट में अपने साथ रखी हुई तलवार आर पार कर देता है, जिसे देखकर संत हैरान रह जाते हैं। सरप्राइज संत जी, कैसे हैं आप? कालिनी तुम्हें नहीं मार सकती, पर मैं तो मार सकता हूं ना। क्या तुम इंसान भी हो? क्या तुम्हें ऊपर वाले का जरा भी डर नहीं? आज तुमने एक संत को मारा है, इसका हिसाब तुम्हें और कालिनी दोनों को चुकाना होगा। मरते मरते भी बहुत बातें कर रहा है ये। इसे यही खत्म कर दूंगी। नहीं, ऐसा मत करना कालिनी, कहीं संत को खाकर तुम्हें कुछ और ना हो जाए। कालिनी, मैंने जैसा प्लान किया था सब वैसा ही हुआ। मुझे पता था कि ये इतनी आसानी से तो नहीं मरेगा। आखिरकार ये संत हमारे रास्ते से हट ही गया। और सैम कालिनी के साथ खुशी खुशी अपने घर चला आता है। अगले दिन सुबह सुबह रितु के पिता का सैम को फोन आता है। बेटा, कल रितु तुम्हारे साथ ही थी ना? वो अभी तक घर नहीं पहुंची है। वो तुम्हारे साथ है क्या? ये सुनकर सैम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और सैम को वो बात याद आती है। तुमने ही तो कहा था जाओ जाकर खाना खा लो, तो बहुत स्वादिष्ट खाना खाकर आई हूँ। सैम उस संत का खंजर अपने साथ लेकर आता है और सैम चीखते हुए कहता है, कालिनी! आधी रात का वक्त था। गांव के सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। भीमा रात के वक्त अपने खेतों की सिंचाई करने की तैयारी कर रहा था, मगर उसकी पत्नी रुक्मिणी उसे जाने तक से रोक रही थी। अगर आपको अपने खेतों की सिंचाई करनी है तो आप सुबह चले जाइए। आधी रात को जाने की क्या जरूरत है? आप सुन नहीं रहे हैं? कुत्तों के रोने की आवाज लगातार आ रही है। खेतों को सिंचाई की जरूरत अभी है और मैं सुबह जाऊं? रुक्मिणी, मेरा अभी जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरी फसल खराब हो जाएगी। और कुत्ते तो अक्सर रात में रोते ही हैं। लोग कहते हैं कि जब भी रात के समय कुत्ते रोते हैं तो उस जंगल के पुराने खंडहर के आसपास कुछ अपशगुन जरूर होता है और लोग रहस्यमयी तरीके से लापता हो जाते हैं, जिनका फिर कुछ पता नहीं चलता। तुम भी न रुक्मिणी, हद करती हो। मैं इन बातों को नहीं मानता। नहीं जी, आप मेरा कहना मानिए। आज मत जाइए, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। मुझे मत रोको रुक्मिणी, मैं अकेला नहीं जा रहा, अपने दोस्त राजन को भी साथ लिए जा रहा हूँ। इतना कहकर भीमा चला गया। सर्द रात में राजन और उसका पड़ोसी भीमा खेतों की सिंचाई करने पहुंच गए। ठंड अपने पूरे शबाब पर थी। उन दोनों ने सर्दी से बचाव के लिए आग जला ली थी। वो दोनों उस मनहूस खंडहर से ज्यादा दूरी पर नहीं थे। अचानक उन दोनों के कानों में एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई पड़ी। चीख किसी औरत की थी। चीख सुनकर राजन के तन बदन में डर की एक लहर सी दौड़ गई। भीमा, तुमने कुछ सुना? भीमा, जो अपने नाम के जैसा ही लंबा तगड़ा युवक था, और बोला, हाँ, मैंने भी वो चीख स्पष्ट सुनी है जो उस खंडहर की तरफ से आई है। तभी अचानक फिर से बचाओ बचाओ के साथ रोने और चिल्लाने की आवाजें फिर से सुनाई पड़ी। ये सब सुनकर दोनों विचलित हो गए। अचानक मन में कुछ निश्चय कर भीमा ने हाथ में लाठी उठा ली और खंडहर की ओर चल दिया। ये क्या पागलपन कर रहे हो भीमा? हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है और मैं तो वैसे भी आज रात आने के लिए तैयार नहीं था। सिर्फ तेरी वजह से यहाँ पर आया हूँ। चल हट डरपोक कहीं का। जरा सोच कर देख, अगर कोई अबला सचमुच ही वहाँ पर खतरे में हो तो क्या हम उसकी सहायता ना करें?
उसे यूं ही छोड़ दे क्या वहां मरने के लिए? भीमा के इस सवाल से राजन चुप हो गया और भीमा भागते हुए कुछ ही समय में उस भयानक जंगल में घुस गया। थोड़ी देर बाद ही वो दोनों घने जंगल के बीचों बीच खड़े थे। घने कोहरे में वो दोनों आंखें फाड़ फाड़ कर देखने का प्रयत्न कर रहे थे। इतनी देर में ही एक बार फिर से उस औरत की चीखें उन दोनों के कानों में पड़ी। भीमा और राजन चीख की दिशा में भागने लगे। वो दोनों थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि तभी सामने से कोई बहुत तेजी से भागा आया और सीधा भीमा से आकर टकरा गया और वो धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। उससे टकराने वाली एक औरत थी। डर के मारे वो भीमा से लिपट सी गई और चीखते हुए कह रही थी, मामा, मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेंगे, बचा लो मुझे। इतना कहकर वो भीमा की बाहों में ही अपने होशो हवास खो बैठी और बेहोश हो गई। भीमा उसकी खूबसूरती देखकर अपनी सुध बुध खो बैठा और राजन की तरफ देखते हुए बोला, जा जल्दी से पानी लेकर आ, क्योंकि इसे होश में लाना जरूरी है। होश में आ भीमा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जरा गौर कर, यहाँ इस औरत के अलावा और कोई इंसान मुझे मौजूद नहीं दिख रहा। ठीक है, अगर तू नहीं जाएगा तो फिर मैं ही चला जाऊंगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। राजन पानी लेने वहां से चल पड़ा। वहां थोड़ी दूर पर ही वो मनहूस खंडहर भी मौजूद था, जिसके पास ही एक पुराना कुआं भी मौजूद था। राजन उस कुएं के पास जैसे ही पहुंचा, अचानक उस खंडहर से सैकड़ों घुंघरुओं की आवाजें आने लगी और देखते ही देखते वो खंडहर रोशनी से जगमगा उठा। अचानक राजन के कानों में भीमा की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। राजन तुरंत भीमा की तरफ दौड़ने लगा, मगर जैसे ही वो भीमा के नजदीक पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके सामने एक बेहद भयानक काले चेहरे वाली औरत खड़ी थी और भीमा की मृत खून से लथपथ लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। देखते ही देखते उस भयानक दिखने वाली काली चमड़ी वाली औरत ने भीमा के मृत शरीर का मांस खाना शुरू कर दिया। ये देखकर राजन की चीख निकल गई। राजन के भागने से पहले ही अचानक राजन को काली परछाइयों ने घेर लिया। उन सब के चेहरे बेहद भयानक थे। अचानक वो काली चमड़ी वाली उड़ते हुए राजन के सीने पर बैठ गई। राजन की एक दिल दहला देने वाली चीख सन्नाटे को चीर गई। दूसरे दिन भीमा और राजन के लापता होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। गांव के एक व्यक्ति ने मुखिया से पूछा, मुखिया जी, अब बस बहुत हो गया। जब जब इस गांव में कुत्ते रोते हैं तब तब कुछ अपशकुन होता है। यहाँ के रहने वालों के गायब होने की वारदातें हमारे बाप दादा उनके जमाने से होती चली आ रही हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। आखिर कब तक हमारे नौजवान उस खंडहर के पास रहस्यमयी ढंग से गायब होते रहेंगे? तुम्हें क्या लगता है मुझे इसकी चिंता नहीं? उस खंडहर को तोड़ने की कोशिश 1000 बार की गई। जब भी उस खंडहर को तोड़ा गया, दूसरे दिन खंडहर खुद ब खुद अपनी जगह पर स्वयं बन जाता है। तो फिर इसका मतलब तो यही है कि हम सबको अब इस गांव को छोड़ देना चाहिए। इस राज से पर्दा अब नहीं उठेगा। बहुत से तांत्रिक और बाबाओं ने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वो पता नहीं लगा पाए। कुछ ने तो अपनी जान भी गंवा दी। लेकिन इस बार मैंने बहुत पहुंचे तांत्रिक अघोरा को बुलाया है। कहते हैं वो इतना शक्तिशाली है कि भूतकाल और भविष्य में भी आसानी से आ जा सकता है। तभी गांव वालों के कानों से तांत्रिक अघोरा की आवाज टकराई, अलख निरंजन। अघोरा मुखिया के नजदीक आकर खड़ा हो गया। मुखिया ने हाथ जोड़कर बाबा को सारी स्थिति बताई। रात हो गई है, ये सही समय है। चलो मेरे साथ। और हाँ, इस गांव में जिसके पास जितना भी पेट्रोल हो वो सब ले लो और सारे गांव वाले इकट्ठा होकर मेरे साथ उस खंडहर पर चलो।
इतना कहकर सभी गांव वाले बाबा के साथ उस खंडहर पर आ गए। तांत्रिक अघोरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। अघोरा की आंखें बंद करते ही बहुत तेज हवा चलने लगी। कुछ देर बाद अचानक अघोरा ने अपनी आंखें खोलकर कहा, अलख निरंजन। क्या आपने अपनी दिव्य दृष्टि से कुछ देखा? हाँ मुखिया, देखा। मैंने भूतकाल में जाकर सब देखा। तांत्रिक अघोरा चीख कर बोला, कालो, उसका नाम कालो है। कई वर्षों से यहाँ के नौजवानों को मारकर उनके शरीर के मांस के साथ साथ उनकी हड्डियां तक खा जाती है। तांत्रिक अघोरा की बात सुनकर सभी गांव वालों की आंखों में दहशत झलकने लगी। ये अंग्रेजों के जमाने की बात है, जब ये गांव क्रांतिकारियों के गांव के नाम से मशहूर था। उस जमाने में एक औरत यहाँ इस खंडहर में रहती थी, जिसका नाम कालो था। कालो एक बेहद सुंदर और खतरनाक स्त्री थी, जिसके ना जाने कितने अंग्रेज अफसरों के साथ नाजायज शारीरिक संबंध थे। कालो काला जादू करने में माहिर थी। शैतान को खुश करने के लिए और सदैव जवान और सुंदर दिखने के लिए वो गांव की औरतों और मर्दों को अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती पकड़कर उनकी बलि लिया करती थी और बलि देकर वो उन सब का कच्चा मांस खा जाती थी। जब इस बात की भनक क्रांतिकारियों को लगी तो उन्होंने कालो को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। लेकिन कालो अपनी आत्मा का सौदा शैतान से पहले ही कर चुकी थी। मरने के बाद कालो एक शैतान बन गई, लेकिन अब उसका वक्त खत्म। इतना कहकर अघोरा बहुत तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। देखते ही देखते अचानक उस खंडहर की दीवार फट गई और उसमें से एक भयानक काली चमड़ी वाली औरत बाहर निकल कर आ गई। कौन है रे तू? लेकिन अघोरा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बेखौफ होकर कालो के नजदीक चला गया और अचानक अघोरा ने कालो का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने कालो का हाथ पकड़ा, वो बुरी तरह से चीखने लगी। सब लोग इसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दो। सभी ने उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और देखते ही देखते वो कालो जलने लगी और भयानक तरीके से चीखने लगी। अचानक कालो धुएं के रूप में परिवर्तित होकर जमीन के अंदर समा गई और वो खंडहर अपने आप टूटकर नीचे गिर गया।